alternating current. The inductor and capacitor and resistor, they will have same current flowing through it. अपने तीनों में से इनमें जो करंट रहेगा वो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. लेकिन L, C and R, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, इसकी अगर बात की जाए तो ये L और C या फिर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दे बोथ ट्राई टू रिमेन इन, ठीक है, दे वर्क इन वन कंडीशन जब सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर हमें देखने को मिलती है, और वो कंडीशन होती है रेजोनेंस कंडीशन. ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन के टाइम पे सर्किट के अंदर पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर दोनों इक्वल रहते हैं. इक्वल रहता है मतलब दोनों साथ में ऑसिलेट करते हैं, दोनों साथ में ऑसिलेट करते हैं. दोनों का ऑसिलेशन जो है, दोनों की चार्जिंग या मैग्नेटाइजेशन साथ में, डिस्चार्जिंग या डीमैग्नेटाइजेशन साथ में, दोनों का ऑसिलेशन साथ में होने के कारण बोला जाता है बोथ आर इन ऑसिलेशन, बोथ आर इन सेम फेज. एंड हमारे सर्किट के अंदर इस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन. इस रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो एनर्जी किसको मिल जा रही है, इंडक्टर को मिल जा रही है. जैसे ही इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो एनर्जी किसको मिल जा रही है, कैपेसिटर को मिल जा रही है. एंड बोथ ऑफ देम आर इन परफेक्ट ऑसिलेशन. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमने एक सिंपल सा रिलेशन बनाया था, दैट VL इज इक्वल टू VC और दिस कैन बी रिटन एज IXL इज इक्वल टू IXC. ठीक है, यहाँ से I की I वैल्यू कैंसिल हो गई. ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. ओमेगा बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट LC एंड फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC एंड दिस इज नोन एज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. हमने क्लास के अंदर ये भी डिस्कशन किया था कि सर जब भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो वो जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हम रेडियोस, टेलीविजन्स, डिफरेंट टीवी चैनल्स अगर देखना चाहते हैं तो हम इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं. और इसके चेंज करने के साथ जब उन फ्रीक्वेंसीज के साथ सर्किट रेजोनेट करता है तो हमें डेटा वहां पर ऑक्यूपाई होता है, उस डेटा को हम फिर फॉलो करते हैं. सो आपको ये चीज ध्यान रखनी, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट LCR circuit, series LCR circuit. So in a series LCR circuit, what is happening? We can see that series LCR circuit often works in resonance condition only. मजे की बात आपको एक बताई जाती है यहाँ पर कि भाई अगर मैं एक सीरीज LCR सर्किट की बात करूं तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, ये पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी बात कर रहा हूं, अगर XC बराबर XL है तो Z की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, अगर XC बराबर XL है दैट मींस द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस अगर बराबर होंगे तो मैं इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करता हूं. मेरे पास निकलेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर और वी कैन से दैट Z इज इक्वल टू R. बेटा ध्यान से देखिए इस रिलेशन को और गौर से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं डाउट्स लूंगा इसमें. ध्यान से समझिए इस रिलेशन को और इस रिलेशन को समझ के ये देखिए, मेरे पास पहले Z के रिलेशन में रेजिस्टेंस तो था ही, मेरे पास पहले Z के रिलेशन में रेजिस्टेंस तो था ही, साथ ही साथ XC और XL जो है वो एडिशन में हो रहा था. जब XC माइनस XL एडिशन में था तो Z की वैल्यू ऑब्वियसली R से थोड़ी ज्यादा ही आनी है. लेकिन जब XC और XL बराबर हो जाते हैं Z इज इक्वल टू R आ जाता है, जो कि अपने आप में सबसे छोटी वैल्यू है रेजिस्टेंस. सो दिस कैन बी रिटन एज Z मिनिमम. Z मिनिमम क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस XC XL के बराबर है और XC XL के बराबर जब होता है तो मिनिमम इंपीडेंस सर्किट में अपन को देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? मिनिमम इंपीडेंस इन द सर्किट. When the circuit is in resonance, the circuit is having minimum resistance. Z minimum is equal to R. ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस अगर सबसे कम हो जाए तो उस टाइम पे सर्किट के अंदर करंट सबसे ज्यादा हो जाए. वी नो दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये हम जानते हैं. बट हम ये भी जानते हैं कि जो करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना करंट कम रहेगा सर्किट में. लेकिन हम जानते हैं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इंपीडेंस तो मिनिमम हो गया, और अगर इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो रेजिस्टेंस सबसे कम है, और सबसे कम होने के कारण करंट इस टाइम पे मैक्सिमम रहेगा सर्किट में. So at the time of resonance, the resistance of the circuit is minimum. At the time of resonance, the resistance of the circuit is minimum.
Impedance of the circuit is minimum, but the current is maximum at that particular point of time. But the current is maximum at that particular point of time. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज के बारे में आपको गौर से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सभी लोग बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो, अच्छी बात है। मैं आज की क्लास में फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, जब आप आएंगे, जिस दिन भी आप आते हैं उस दिन आपका टेस्ट है। कौन से चैप्टर का? फोर्थ चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट होगा जिस दिन भी आप आएंगे, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि सर हमारे पास टाइम नहीं था या हमें पता नहीं था। अब आपके सर्किट में मैक्सिमम करंट है, जब आपके सर्किट में मैक्सिमम करंट है तो आपका सर्किट ऑप्टिमम परफॉर्म करेगा। अब याद करो, हमने पिछली क्लास में एक सिंपल सी चीज बोली थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूँ और फिर क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना लेता हूँ। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें इसका ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका ग्राफ देखने को मिलता है, लाइक दिस। इस तरीके से हमें इसका ग्राफ देखने को मिलता है। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसमें करंट जो है सर्किट का सबसे क्या है, मैक्सिमम। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का करंट मैक्सिमम आ जाए, जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का करंट क्या आ जाए, उसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। और उस फ्रीक्वेंसी में हमें सर्किट का करंट क्या दिखता है, मैक्सिमम दिखता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ IM का भी। भाई IM क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन वो पीक वैल्यू ऑफ करंट भी चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सबसे कम कब है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम रेजिस्टेंस होने के कारण सबसे मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट आती है। मतलब आप किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर क्या सर्किट के अंदर पीक वैल्यू ऑफ करंट भी अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और हमारे पास जो सीरीज एलसीआर सर्किट होते हैं, उन सीरीज एलसीआर सर्किट में जरूरी नहीं है कि हमेशा रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहे, रेजिस्टेंस वेरिएबल हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, मजे की बात, सर्किट में रेजोनेंस जरूरी नहीं है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे भी हो। इसको मैंने क्लास में बताया था कि 92.7 मेगाहर्ट्ज पे आप ट्यून करोगे तो आपको एफएम सुनाई देने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 92 पे भी ट्यून करते हो तो भी आपको सुना देने लग जाता है। लेकिन सर्किट के अंदर नॉइस रहता है। आप जब वॉइस सुनते हो, जो भी गाना सुन रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि सर गाना तो आ रहा है लेकिन वहां पर नॉइस भी लगता है कि ठीक है। तो वहां पर गाना आ रहा है लेकिन नॉइस भी आ रही है। प्रॉपर तरीके से एलसीआर सर्किट फंक्शन नहीं कर रहा है। प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग के लिए हमें पता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, कि यार हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंस करना शुरू कर देता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पहले ही। हमारा जो सर्किट है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पहले से ही रेजोनेंस करना शुरू कर देता है। सर 30 रेजोनेंस करना शुरू कर देता है। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमें दो, देखिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में मुझे दो फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है, एक मिल जाती है ओमेगा 1 और एक मिल जाती है ओमेगा 2। मतलब एक रीजन रहेगा जिस रीजन के अंदर रेजोनेंस चलेगा। ऐसा आपने देखा होगा, जब आप 92 से ट्यून करते हो आपको गाना सुनाई देना शुरू हो जाता है बहुत धीरे धीरे। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे 92.7 तक जाते हो क्लैरिटी बढ़ती जाती है। फिर आप और अगर बढ़ाने लग जाते हो ना फ्रीक्वेंसी, फिर क्लैरिटी कम होने लग जाती है। तो ये ग्राफ भी तो वही कर रहा है। आप देखो ओमेगा 1 से जाना शुरू करो, क्लैरिटी बढ़ने लगी मैक्सिमम हो गई, फिर कम होने लगी, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आपको गाना सुनाई देना बंद हो जाएगा। अब ये जो रीजन है, जिस रीजन में आपको गाने सुनाई दिए, इसको कहा जाता है बैंडविड्थ। क्या कहा जाता है? तो आपसे कोई भी पूछे कि यार किसी भी सर्किट का बैंडविड्थ या किसी भी वेव का बैंडविड्थ क्या है, तो बैंडविड्थ वो रीजन है, वो जगह है जहां पर डेटा आपको अवेलेबल है। इस रीजन के बाद हमें डेटा अवेलेबल नहीं होता। सही है। परफेक्ट बैंडविड्थ कब दिखेगी? तो परफेक्ट हमें सर्किट के अंदर वर्किंग तो तभी दिखता है जब
सर्किट में परफेक्ट वर्किंग तो मुझे तभी दिखेगा जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्किट वर्क करे। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो वो निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, F = 1/2π√L। ये आपको याद रखना है। तो बेटा यहाँ पर तीन चार चीजों की बात अपन ने कर ली। हमने बात की कि बैंडविड्थ क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ वो रीजन है जहां पर हमारा डेटा जो है वो आ रहा है हमारे पास, उस रीजन को अपन क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिर इसके बाद आ जाता है बैंडविड्थ के बाद हमारे पास कि यार इस बैंडविड्थ का जो रीजन है ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक ये कितना होगा। तो मान लो कि ये डेल्टा ओमेगा का गैप है, तो ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये सब सही है। मैं अगर ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो ध्यान से, मैं ओमेगा 2 यहाँ से यहाँ तक था और उसमें से ओमेगा 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मेरे को बैंडविड्थ मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं? तो मैं यहाँ पर यही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ओमेगा 1 ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और बैंडविड्थ आ गई मेरे पास 2 डेल्टा ओमेगा। सही है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ। इसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ। कोई भी आपसे पूछे बैंडविड्थ क्या है, आप बोलेंगे सर ये वो रीजन है जहां पर रेजोनेंस देखने को मिलता है। क्या इस बैंडविड्थ के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सब पे रेजोनेंस होगा? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, सब पे रेजोनेंस होगा। मैक्सिमम रेजोनेंस या मैक्सिमम करंट आपको सर्किट में कब देखने को मिलेगा? तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलेगा, व्हिच इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आप खुद सोच के बताओ, अगर आपका ये जो बैंडविड्थ है ये बहुत फैले हुए रीजन में, तो बहुत बड़ा बैंडविड्थ है, मान लो 10 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, तो आपका डेटा एक बहुत बड़े रीजन में फैल गया, आपका डेटा एक बहुत लार्ज रीजन के अंदर फैला हो। अब आपका जो रेजोनेंस है वो 10 से शुरू हो सकता है 100 तक जा सकता है। ठीक है, जो कि क्या हो गया आपके लिए एक टास्क हो गया, टफ टास्क हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आप 10 से शुरू करोगे तो भी आपका रेजोनेंस हो रहा है, मतलब लॉसेस बहुत ज्यादा हो। लेकिन मान लो एक बैंडविड्थ मैंने आपको बताया 10.1 से लेके 10.3, तो कौन सा ज्यादा बेटर होगा? 10.1 से 10.3 वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बहुत कंसाइज आपको आपने एक रेंज बता दी कि हाँ सर ये लो इतने से रेंज में आपका सारा डेटा मिल जाएगा। अगर बैंडविड्थ बड़ा होगा तो सर्किट की क्वालिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप खुद सोचो 92.7 पे गाना आ रहा है, 92 पे भी मैंने लगा दिया गाना आ रहा है, लेकिन क्वालिटी क्या कम। अब ये जितना ज्यादा बैंडविड्थ रहेगा उतना ही क्वालिटी सर्किट की क्या रहती रहेगी? कम रहती रहेगी। अब इस क्वालिटी को कैसे निकाला जाता है, इस क्वालिटी किसी भी सर्किट की क्वालिटी को कैसे पता लगाया जाता है, उसके लिए हम एक रिलेशन निकालते हैं विच इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। क्या निकालते हैं? क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। तो यहाँ लिखता हूँ क्यू फैक्टर। ठीक है, ये क्यू फैक्टर जो है इसी को हम शार्पनेस ऑफ सर्किट में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं शार्पनेस ऑफ सर्किट। इसका डेरिवेशन करेंगे अपन अभी, उससे पहले एक छोटी सी चीज देखिए और फिर मैं आपसे डाउट्स पूछता हूँ। पहले तो छोटी सी चीज ये है, हमारे सर्किट के अंदर रेजोनेंस तब शुरू हो जाएगा जब हमारे सर्किट का पावर आउटपुट मैक्सिमम का आधा होगा। दोबारा सुनो, हमारे सर्किट में रेजोनेंस तब शुरू हो जाएगा जब हमारे सर्किट में पावर मैक्सिमम की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जब हमारे सर्किट में पावर मैक्सिमम की आधी हो जाएगी उस समय हमारे सर्किट में करंट जो है वो इतना सफिशिएंट होगा कि वो क्या कर ले? रेजोनेंस। मतलब डेटा हमें सुनाई देने लगेगा। मतलब 92 पे 92 मेगाहर्ट्ज पे क्या हो रहा है, हमारे सर्किट की पावर जस्ट आधी हो गई और उस टाइम पे रेजोनेंस चल रहा है। एनसीईआरटी कहती है आप क्या करिए, आप मान लीजिए कि जिस टाइम पे रेजोनेंस हो रहा है उस टाइम पे जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या 1/√2 टाइम्स है। क्या है मैक्सिमम वैल्यू का? क्या है 1/√2 टाइम्स। दिस इज नोन एज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या? कंडीशन है आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि एक एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन क्या रहेगी? आप बोलेंगे सर रेजोनेंस उस मोमेंट शुरू हो जाएगा जब पावर आउटपुट सर्किट का मैक्सिमम का क्या हो जाए? आधा हो जाए। या फिर सर्किट के अंदर मौजूद जो करंट है वो मैक्सिमम का कितना हो जाए? 1/√2 टाइम्स हो जाए। क्या हो जाए? 1/√2 टाइम्स। ये है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
if power in the circuit becomes half of the maximum power, या तो सर्किट में मौजूद जो पावर है वो मैक्सिमम की क्या हो जाए, आधी हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इफ करंट इन द सर्किट becomes 1/√2 times the maximum current। भाई या तो पावर की बात कर ली, मैक्सिमम का क्या हो जाए, आधा हो जाए, या तो मैंने करंट की बात कर ली जो कि मैक्सिमम का कितना हो जाए, 1/√2 टाइम्स। अब इस क्वालिटी फैक्टर को कैसे निकाला जाता है उसका डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे बताइए क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो, हैंड रेज करके बताओ। सही है, चलिए तो हमें ये पता चल गया पावर मैक्सिमम की आधी हो जाए या करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाए तो उसे अपन क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर के कैलकुलेशन में यूज करें। अब मेरे को एक बात बताओ, सर्किट में अगर मुझे करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना सर्किट, तो सर्किट में करंट निकालने के लिए क्या करूंगा, पोटेंशियल को रेजिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ये ओम्स लॉ। तो मैंने क्या किया, V/R कर दिया, लेकिन एक LCR सर्किट का रेजिस्टेंस R थोड़ी ना होता है, Z होता है, ये भी हम जानते हैं। तो मैंने R को Z से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, R को मैंने Z से रिप्लेस कर दिया। अब मैं Z की जगह Z का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला Z का क्या होता है, तो ये होता है √1 - R² + XC - XL का होल स्क्वायर, या मैं XL - XC का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई दिक्कत है क्या भाई, स्क्वायर कर दिया, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ गई तो स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, तो चाहे XC - XL लिख लो, चाहे XL - XC लिख लो, कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सर्किट में मैक्सिमम करंट, सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, तो सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि आपका जो करंट है वो मैक्सिमम का क्या हो जाए, क्या हो जाए, 1/√2 टाइम्स हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है अपन ने, हमने बोला सर्किट के अंदर अगर मेरे को क्या चाहिए, रेजोनेंस चाहिए, तो करंट मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स कर दो। अगर करंट मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स है, देखिए LHS में मैं इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूँ, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, सी एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस Z बराबर क्या होता है, R के, अभी थोड़ी देर पहले देखा है। तो in the LHS we can write V upon R√2 is equal to V upon under root of R² plus XC XL minus XC का, ये मैंने रेजोनेंस कंडीशन से इसको इक्वेट कर, मैंने पहले बोला कि सर्किट का करंट कितना होगा, फिर मैंने उसको इक्वेट कर दिया किससे, रेजोनेंस कंडीशन से, और ये मेरे पास इक्वेशन बनी। यहाँ से मुझे दोनों तरफ V कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट भी हट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 2R², इधर बच जाएगा R², फिर बच जाएगा XL - XC का होल स्क्वायर। अब मैं जब R को इधर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा सिर्फ R² इज इक्वल टू XL - XC का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये लो यहाँ से स्क्वायर हट, ठीक है, यहाँ पर बच गया सिर्फ R, इधर बच गया XL, XL को वी कैन राइट ओमेगा L एंड XC को वी कैन राइट 1/ओमेगा C। बताओ ये चीज क्लियर, ये तो ये चीज क्लियर है, सभी लोग बताइए क्या यहाँ तक जो मैंने किया सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हैंड रेज करके बता दो एक बार। कुछ नहीं किया, एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं आज, ये छोटा सा डेरिवेशन ही करेंगे और एक फॉर्मूला निकालेंगे, हालांकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया, ये कर दिया। मैं जानता हूं रेजोनेंस या तो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा पे होता है, या तो ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा से शुरू होता है, या पता है लिमिट्स निकाली थी, उसी को बैंडविड्थ बोला था कि यहां से यहां तक जब रेजोनेंस होगा तो उसको बैंडविड्थ क्या देंगे अपन।
तो वही चीज अपन करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा से रिप्लेस कर देता हूँ। क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा होता है। जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूँ अपने सर्किट में, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है R इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा C। फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिए मैं ऊपर भी क्या कर रहा हूँ, ओमेगा नॉट को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर बना ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस नीचे भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। ये मेरे पास रिलेशन निकलता है। हम जानते हैं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या दिख रहा है, 1 अपॉन ओमेगा C दिख रहा है, आप लोग सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 अपॉन ओमेगा C को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा L पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये पुट कर दो, मेरे पास बच गया R इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, इधर बच गया माइनस में ओमेगा नॉट L, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट पावर माइनस, कुछ नहीं ऊपर लेकर न्यूमरेटर में लेकर जो कुछ होगा, ओमेगा नॉट आ जाता है कॉमन, दोनों से आ रहा है ना, ओमेगा नॉट L कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा नॉट L कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, तो R यहाँ बच गया ओमेगा नॉट L ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट पावर माइनस। तो यहां तक मैं मानता हूं कुछ नहीं किया है, अपन सिर्फ मैथ्स लगा रहे हैं, अपन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, फिर किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ से ये चीज ला रहे हैं, बस ऐसे ही। इन दी नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस nx, और हायर पावर्स को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सो यहाँ पर अपन ने किया बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, हम क्या करेंगे, पावर जो है उसको सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास रिलेशन बनता है R इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, कुछ नहीं, ब्रैकेट को डायरेक्ट ओपन कर दिया, 1 से 1 कैंसिल, वी गेट R इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L ब्रैकेट के अंदर 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, और we can say omega naught by 2 delta omega is equal to omega naught L by R। ये मेरे पास रिलेशन निकल के आया। इसमें जो LHS है which is known as, ऊपर देखो क्या दिख रहा है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, नीचे क्या दिख रहा है, बैंडविड्थ। अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो यही मेरे पास फॉर्मूला निकला Q फैक्टर या फिर क्वालिटी फैक्टर का, विच इज ओमेगा नॉट L बाय R। कोई भी हमसे पूछे सर्किट की क्वालिटी बैंडविड्थ पे कैसे डिपेंड करती है, आप बोलोगे सर बैंडविड्थ जितना बड़ा तो उतना ही डाटा फैला हुए रीजन में रहेगा, जितना फैले हुए रीजन में रहेगा रेजोनेंस की क्वालिटी उतनी खराब हो जाएगी। सही है, जितना आपको क्वालिटी इंक्रीज करना है आप बैंडविड्थ को डिक्रीज करते जाइए, दैट मींस क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। पहले तो ये आपको समझना है। दूसरा, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। It is directly proportional to resonating frequency, but it is inversely proportional to bandwidth. Quality of a circuit increases when the bandwidth decreases. If the bandwidth increases, then quality decreases. ये एग्जाम में पूछी जाती है चीजें। अब एक सेकंड, और ये एग्जैक्टली 2019 के अंदर नीट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्टली पूछ लिया गया। 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वालिटी फैक्टर के लिए, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। दूसरी चीज ये है कि भाई जो Q फैक्टर होता है उसके अंदर अगर मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रख दूं जो कि होता है 1 अपॉन अंडर रूट LC मल्टीप्लाइड बाय L बाय R, तो यहाँ से मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल जाता है which is 1 upon R अंडर रूट L by C, and this is also a formula for quality factor of LCR सर्किट। ठीक है, तो LCR सर्किट के 2 फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए क्वालिटी के। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है वो भी अपन ने पढ़ लिया। क्वालिटी का डेरिवेशन पढ़ने की कोई भी जरूरत आप लोगों को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्या याद रखना है, जो लास्ट में टिक लगा के जो 2 फॉर्मूले बताए ना, और ये जो बताया बैंडविड्थ क्या होता है,
बैंडविड्थ पे कैसे डिपेंड करता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में हमें बात पता होनी चाहिए। बताइए बेटा सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? यस एवरीवन? सही है? यस एवरीवन, रेज हैंड फॉर दिस। चलिए, अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों को, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, वो छोटे से इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोग देखिए। दैट स्मॉल इंफॉर्मेशन है कि पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। आज की क्लास में अपन क्वालिटी फैक्टर से ज्यादा नहीं देखेंगे,